बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स बहुत ही फेमस टॉपिक है जो मोस्ट प्रोबेबली क्लिनिक पे हमें ऐसे केसेस को फेस करना पड़ता है। इसमें दो लफ्ज हैं, वेरिकोस और वेन। सबसे पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज वेन। वेन क्या है, वेन की डेफिनेशन क्या है। एनाटॉमी में वेन इज अ ब्लड वेसल which drains the blood from organs to the heart, organs to the heart। यानी वेन एक ऐसी ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो बॉडी में किसी भी ऑर्गन से, बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लड को ड्रेन करके वापस हार्ट को भेजती है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। जैसे हमारी बॉडी में दो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज विच कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन, जो हार्ट से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगी, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। जो ऑर्गन से दोबारा हार्ट को ब्लड रिटर्न करती है दैट इज कॉल्ड वेन। All the veins are mostly contains deoxygenated blood। तमाम वेन्स में तकरीबन तकरीबन तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड यानी पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट इसलिए कहा है कि बॉडी के अंदर एक सिस्टम या एक वेन्स ऐसी है विच इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स विच कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के उल्ट होती है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है ऑर्गन्स को, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस रिटर्न कर रही होती है। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है लंग्स को, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करके वेन्स के जरिए रिटर्न कर रहा होता है। ये तो डेफिनेशन होगी वेन्स की। अब जो दूसरा लफ्ज है दैट इज वेरिकोस। वेरिकोस वेरिकोस बेसिकली एक लैटिन जुबान का लफ्ज है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है वेरिक्स। जो लफ्ज वेरिक्स से निकला है, VARIX, वेरिक्स से ये लफ्ज वेरिकोस निकला है। इस वेरिक्स का मतलब इंग्लिश में ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ। इसको हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो ट्विस्टेड का मतलब होता है, या वेरिकोस का मतलब होता है एनी वेन्स विच हैव लॉस्ट देयर नेचुरल शेप। जब किसी कोई भी वेन्स अपनी नेचुरल शेप को, कुदरती स्ट्रक्चर को खो बैठती है तो उसको हम वेरिकोस कहते हैं, वेरिक्स कहते हैं। अब प्रॉपर इसकी पैथोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो वेरिकोस वेन्स आर दोज वेन्स विच बिकम्स इनलार्ज्ड, बड़ी हो जाती हैं, डायलेटेड फैल जाती हैं, ट्विस्टेड और ओवर ब्लड फिल्ड, या जिनके अंदर ब्लड ओवरफिल्ड हो जाता है। ये तमाम टर्म्स, तमाम डेफिनेशंस वेरिकोस वेन्स को डिफाइन कर रहे हैं। वेरिकोस वेन्स आर दोज वेन्स which becomes enlarged, dilated, overfilled or twisted, या वो ट्विस्ट हो जाती है। अब इसका एक और नाम भी है, इसको वेरिकोसाइटिस भी कहा जाता है। वेरिकोसाइटिस। वेरिकोसाइटिस वेरिकोसाइटिस जैसे हम एब्डोमेन में एक लफ्ज यूज होता है असाइटिस, accumulation of fluid in the peritoneum, abdominal cavities, interstitial spaces is called ascites। इसी तरीके से जब वेन्स ओवरफिल्ड हो जाती हैं ब्लड से
तो इनके लिए दूसरी टर्म यूज होती है वेरिकोसाइटिस। तो वेरिकोस वेन्स, वेरिकोसाइटिस, ये तमाम एक ही जुमरे में इस्तेमाल होते हैं। अब डेफिनेशन के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले इसमें सिम्टम्स क्या आती है, सिम्टम्स क्या आती है। वेरिकोस वेन्स की दो तरह की होती हैं। एक होती है सिम्टमलेस, जिसमें जस्ट साइन आते हैं, वेन्स आर डार्क पर्पल और वेन्स अपीयर द ट्विस्टेड। दूसरे में ये होता है कि वो सिम्टम्स आती हैं, और सिम्टम्स में क्या आती है, हैवी फीलिंग इन द लेग्स, बर्निंग, थ्रोबिंग, मसल क्रैम्प्स, स्वेलिंग, ये तमाम चीजें आ रही होती हैं। यहाँ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूँ कि वेरिकोस वेन्स आम तौर पर बॉडी में सुपरफिशियल वेन्स में प्रॉब्लम आता है। सुपरफिशियल वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स वो होती हैं द वेन्स विच आर नियर टू द स्किन, यानी वो वेन्स जो स्किन के करीब होती हैं, जो स्किन के करीब होती हैं, veins which are near to the skin, superficial veins। जैसा हमें पता है कि हमारी डीप वेन्स भी हैं, हमारे डीप ऑर्गन्स में भी वेन्स हैं, हर जगह पे हैं, लेकिन वेरिकोस वेन ज्यादातर सुपरफिशियल एरियाज में आते हैं। सुपरफिशियल एरियाज में हमारी स्किन है, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिम्स में, अपर और लोअर लिम्स में। और फिर इन दोनों में से सबसे जो ज्यादा वेरिकोस वेन के चांसेस हैं वो लोअर लिम्स में होते हैं, लोअर लिम्स में, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली लेग्स। इसलिए आपको सबसे ज्यादा ये केस लेग्स में वेरिकोस वेन्स के मिलते हैं। क्यों कि एक तो अपर बॉडी का प्रेशर लोअर बॉडी पे पड़ रहा होता है, दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको कशिश शकल अपनी तरफ खींचती है, और इन लोअर एक्सट्रीमिटीज और लोअर लिम्स को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ब्लड रिटर्न करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वेरिकोस का ज्यादातर प्रॉब्लम आता है वो हमारे लोअर लिम्स यानी लेग्स में आता है। अब जैसे मैंने कहा कि इसके सिम्टम्स में हैवीनेस, स्वेलिंग, क्रैम्प्स। अच्छा, वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, इट वर्स वर्ष हो जाता है जब कोई भी शख्स ज्यादा देर खड़ा रहता है, या लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग या इस तरह का कोई उसका काम है, तो उससे ये सिम्टम वर्स कर जाती हैं। वेरिकोस वेन्स वाली जगह पर जो स्किन है उसका कलर चेंज हो सकता है, स्किन अराउंड द वेरिकोस वेन्स। अगर समान हम इसके काजेज पे बात करें या एटियोलॉजी पे बात करें, काजेज या एटियोलॉजी पे, इसके काजेज में मुख्तलिफ काजेज हैं, जिनमें सबसे मोस्ट प्रोबेबली काज है ओबेसिटी। जितने भी ओवरवेट, हैवी वेट लोग होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर हैवी वेट होता है, ओवरवेट होते हैं, उनको आमतौर पर प्रेशर की वजह से वजन चूंकि लेग्स पे पड़ रहा होता है, उनके अपर एब्डोमेन का, अपर बॉडी का, तो ओबेसिटी इज द मेन काज ऑफ वेरिकोस वेन्स। इसके अलावा दूसरा जो इसका काज है वो फीमेल में प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में भी यही कंसेप्ट है कि ओवरबर्डन की वजह से वेन जो है वो वेरिकोज हो जाती हैं। तीसरा इसमें काज प्रोफेशन है। प्रोफेशन, जिन लोगों का ज्यादा खड़े होने वाला काम है, ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग वाला काम कर रहे होते हैं, एक ही जगह पर खड़े होकर ज्यादा टाइम उनको गुजारना पड़ता है, तो प्रोफेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से भी वेरिकोस वेन्स हो सकती हैं। एक इसमें काज जेनेटिक मेकअप भी है। कुछ लोगों का खानदानी तौर पर जेनेटिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है कि उनकी वेन स्वेल करती हैं। इनमें से कोई काज भी ना हो, उनमें खानदानी तौर पर फैमिली में जेनेटिक इनहेरिटेंस आ रही होती है,
उनकी वेन्स जो है वो वेरिकोस में चली जाती हैं, स्वेल करती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं। एक इसमें काज है डैमेज वेल्व्स, डैमेज वेल्व्स। डैमेज्ड वेल्व्स, हमें जैसे पता है कि हमारी बॉडी में दो सिस्टम हैं, आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम हार्ट से ब्लड को लेकर हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। फिर चूंकि ऑर्गन्स हार्ट की पंपिंग, हार्ट की फोर्स के अगेंस्ट उसको रिटर्न कर रहे होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारी एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, आर्टीरियल कैपिलरीज, ये हमारा आर्टरी का क्लासिफिकेशन है, बाइफर्केशन है। इसी तरीके से वीनस कैपिलरीज, छोटी कैपिलरीज होती हैं, वो आगे जाकर वीनोल्स बनाती हैं, वीनोल्स आपस में ज्वाइन करके वेन बनाते हैं, और वेन्स आगे ज्वाइन करती हैं वेना केवा को। तो चूंकि वेन्स हार्ट के फोर्स के अगेंस्ट ब्लड को रिटर्न कर रही होती हैं, तो कुदरत ने इनमें वेल्व्स लगाए हुए हैं, छोटे छोटे वेल्व्स लगाए हुए हैं, ताकि ब्लड फ्लो बैक ना हो, बैक फ्लो ना हो। तो बाज़ औक़ात वेन्स के अंदर अगर ये वेल्व्स भी डैमेज हो जाएं या प्रॉब्लम्स खराब हो जाएं, एबनॉर्मल हो जाएं, तो इससे भी वहाँ पर फिर कंजेशन ऑफ द ब्लड या जो है वो ओवरफिलिंग ऑफ द ब्लड होना शुरू हो जाता है, और वेन्स वेरिकोस कर सकती हैं। ये 3-4 इसके मेन काजेज हैं, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी वगैरह, प्रोफेशन, जेनेटिक मेकअप या वेल्व्स का डैमेज होना। इन लोगों में वेरिकोस वेन्स का रिस्क फैक्टर्स के कौन कौन से? रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज एज, दैट इज एज। एज इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो जो एज बढ़ती जाती है, यू नो बेटर दैट के हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, वो आर्टीरियोसेक्लोरोसिस, एथेरोसेक्लोरोसिस रफ होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेन्स के जो वेल्व्स हैं उनके अंदर टीयर एंड वियर एंड टीयर आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से फिर बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर जेंडर है, जेंडर या सेक्स। आमतौर पर ये फीमेल जेंडर में ज्यादा होता है, मेल की निस्बत फीमेल जेंडर में ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल जेंडर में मुसलसल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हार्मोनल चेंजेस आती रहती हैं, प्रेगनेंसी की वजह से, इन तमाम मामलों की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से आमतौर पर फीमेल जेंडर्स में इसका रिस्क ज़्यादा होता है बनिस्बत मेल में। तीसरा रिस्क फैक्टर बजाते खुद प्रेगनेंसी है, यानी फिर फीमेल में प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्रेगनेंसी क्योंकि ओवर बर्डन होता है यूट्रस में, फीटस, फीटस का बर्डन लोअर लिम्स पे पड़ता है, तो आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान भी ये हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा जेनेटिक मेकअप, फैमिली हिस्ट्री, उसके बाद प्रोफेशन आ गया, लॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, ओवरवेट, ये तमाम इसके रिस्क फैक्टर हैं। ये चीज़ें वेरिकोस वेन्स को क्रॉस करने में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जाएं, कॉम्प्लिकेशंस में अगर वेरिकोस वेन्स ठीक ना हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? वेरिकोस वेन्स की कॉम्प्लिकेशंस में अल्सर्स, उस मकामात पर अल्सर्स बन सकते हैं। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है बिलखसूस डीप वेन्स में। ओकेजनली वेन्स क्लोज टू द स्किन बर्स्ट एंड ब्लीड, जो वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, जैसे मैंने कहा स्किन के करीब, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके लिए 2-3 कॉम्प्लिकेशन हैं, अल्सर्स बन सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस मोस्ट प्रोबेबली जो है वो
क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, फिजिशियन एग्जामिन करके देख कर इसको डायग्नोज करता है। अब अगर हम इसकी होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में अपने सिस्टम से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, वहाँ पर बाज़ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, बाज़ मेडिसिन दी जाती हैं। अगर हम होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच की, तो होम्योपैथिक में वैसे तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और इंडिविजुअलाइजेशंस पर हर पेशेंट की मुख्तलिफ रेमेडी होगी, हर पेशेंट्स की अलग अलग रेमेडी होगी। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ मेडिसिन की बात करें जो ज़्यादातर वेरिकोस वेन्स में यूज की जाती हैं, तो हमारी पहली मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस हेमामेलिस It is known to be a homeopathic remedy for varicose veins. Most effectively stops any sort of bleeding. Any sort of bleeding बिलखुसूस अगर वेरिकोस वेन्स में हमें ब्लीडिंग की सिम्टम मिल रही है तो उसमें हेमामेलिस का किरदार सबसे ज्यादा होगा। दूसरी हमारी मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला पल्साटीला की स्पेसिफिक क्या है? दिस मेडिसिन इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर वेमेन्स who develop varicose veins during the course of pregnancy. Especially during the course of pregnancy अगर varicose veins हो तो उसमें हम पल्साटीला को कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से तीसरी हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प This medicine is especially recommended for those patients who have varicose veins but do not suffer from any pains. यानी देखने में उनके अंदर वेन्स की बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग और वो आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा उनको पेन नहीं होती, उनको कुछ बर्निंग सेंसेशन होती हैं और बिलखुसूस उनमें ओबेसिटी पाई जाती है, ओबेसिटी कैलकेरिया का, और उनका पेट और अपर एब्डामन में खसूस ज्यादा हैवी भारी होता है बनस्पत बाकी बॉडी के। हेमामेलिस ब्लीडिंग में, पल्साटीला स्पेशली प्रेगनेंसी में, कैलकेरिया कार्ब ओबेसिटी में। एक मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स ग्रेफाइट्स इज द मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी फॉर वेरिकोस वेन्स दैट accompanied by itching and cramping। अगर वेरिकोस वेन्स के साथ ईचिंग और क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उस जगह पर क्रैम्पिंग आ रही है, ईचिंग आ रही है, तो फिर हमारी ग्रेफाइट्स हो जाएगी। इसी तरीके से आर्निका, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, जहां पर भी हमें चोट ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है, या फिर ब्रूजिंग ब्रूजिंग इस किस्म के केस में अगर वेरिकोस वेन्स में ये साथ सोरनेस एंड ब्रूजिंग आ रही है, उसमें हम आर्निका को रिकमेंड करेंगे। ये मुख्तसर वेरिकोस वेन्स की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने इसकी एटमोलॉजी पढ़ी कि वेरिकोस किसे कहते हैं, वेन्स की क्या डेफिनेशन है, फिर वेरिकोस वेन्स की क्या डेफिनेशन है, इसकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसकी एटियोलॉजी, काजेज क्या हो सकते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर कौन से हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इसकी होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच क्या है। इसके साथ हमारी आज की डिस्कशन एंड होती है। फिर एक दफ़ा मैं रिव्यू कर दूं कि वेरिकोस वेन्स कौन सी वेन्स होती हैं, वेरिकोस का मतलब क्या है, ट्विस्टेड लार्ज वेन्स की क्या डेफिनेशन है। ये सुपरफिशियल स्किन पर ज़्यादा होती हैं, जेंडर में फीमेल में हमें ज़्यादा मिलती है। जहाँ पर भी हमें प्रेशर ओवर वेट मिलेगा टांगों पर, वहाँ पर ये हमें ज़्यादा मिलती है। जेनेटिक इनहेरिटेंस भी हो सकता है,
फिर इसकी रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और इसमें हम कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज इस्तेमाल करवा सकते हैं। थैंक यू। वस्सलाम।